Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में हम एमपीपीएससी 2020 की जो सीरीज चल रही है हमारी मुख्य परीक्षा पाठ्यक्रम को कंप्लीट कराने की, और इसके अंतर्गत प्रीलिम्स प्लस मेंस यानी प्री कम मेंस का जो सिलेबस चल रहा है उसके अंतर्गत हम अभी पढ़ने वाले हैं विज्ञान एवं तकनीकी, यानी तीसरे प्रश्न पत्र को पढ़ेंगे। विज्ञान एवं तकनीकी के अंतर्गत हम यहाँ पे दूसरी इकाई डिस्कस करने वाले हैं। इकाई 2 के अंतर्गत जो पदार्थ के कुछ टॉपिक्स यहाँ पे रह गए थे, ठीक है, पदार्थ के टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और पदार्थ में होगा कार्बनिक रसायन, ठीक है, कार्बनिक रसायन के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जब हम इससे पहले जब डिस्कस किए थे तो कार्बनिक रसायन के बारे में हम सिर्फ परिभाषा को पढ़ के यहाँ पे छोड़ दिए थे, यानी परिभाषा को पढ़े थे। लेकिन यहाँ पे हमको अभी इसको डीप में पढ़ना है, यानी जो सामान्य विज्ञान के अंतर्गत आएगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। इससे पहले मैं आपको बता दूं तत्व यौगिक मिश्रण और धातुएं और अधातुएं, आवर्त सारणी एवं आवर्तता, परमाणु संरचना, संयुक्त बंध, परमाणु संलयन, विखंडन, अम्ल क्षारक, यानी ये जितने भी ये टॉपिक है, ठीक है, यहाँ से लेके इधर ये हम सारे कंप्लीट कर चुके हैं। ये अभी दैनिक जीवन में रसायन अभी रह गया है, और इसको छोड़कर बात करें तो सारे टॉपिक यहाँ कंप्लीट हो चुके हैं इकाई 2 यानी रसायन विज्ञान के अंतर्गत, ठीक है। और इसके साथ साथ इकाई 1 हमने कंप्लीट कर चुके हैं, और इकाई 1 की जो भी टॉपिक्स है हम यदि आप देखना चाहते हैं इसको, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी गई है प्लेलिस्ट की। इस लिंक की सहायता से आप इकाई 1 और इकाई 2 के जो भी लेक्चर्स यहाँ पे डले हुए हैं आप उनको देख सकते हैं और अपना पाठ्यक्रम यहाँ पे पूरा कर सकते हैं। यदि आप एमपीपीएससी और व्यापमं संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है फ्री लाइव क्लास और फ्री लाइव टेस्ट। इसमें आपको इंस्टॉल करना होगा अनअकैडमी का ऐप, और आप लॉगिन होंगे अपने फ़ोन नंबर से या फिर ईमेल आईडी से। इसके बाद आपको गोल चूज करना होगा एमपीपीएससी और व्यापम, और फिर आपको स्पेशल क्लासेस यहाँ पे मिलने लगेगी, और यहाँ पे एनरोल टू फ्री लाइव क्लास एंड गेट नोटिफिकेशन टू अटेंड दैम। इस प्रकार आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन भी इसके मिलने लगेंगे जो फ्री लाइव क्लास है उसके। आपको इसमें मौका क्या मिलेगा, आपको इसमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी इंटरेक्ट और लर्न करने की। किससे? टॉप एजुकेटर से जो कि एमपी के हैं। और फ्री लाइव क्लास के बारे में आपको बताऊं तो ये एक प्रकार से डेमो क्लास है। इसमें आप इंटरेक्ट और लर्न करते हैं लाइव क्लास में, और आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं पोल्स को, और डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स को, ठीक है। फ्री लाइव टेस्ट में आपको क्या मिलेगा? फ्री लाइव टेस्ट में ये ऑनलाइन लाइव टेस्ट होगा। इसमें आपका स्कोर हर टेस्ट के बाद बता दिया जाएगा, और इसमें जो पेपर एनालिसिस होगा वो फ्री लाइव क्लास में होगा, ठीक है। इसके साथ ही आप अपने अटेम्प्ट्स जो है वो पोल अटेम्प्ट्स कर सकते हैं, लाइव चैट कर सकते हैं, हम डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस वगैरह यहाँ पर डाल सकते हैं, या फिर आपको इमेज पहुंचानी है क्वेश्चन का फॉर्मेट तो आप इमेज को अटैच करके यहाँ पहुंचा सकते हैं, और पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं जो लेक्चर है उससे संबंधित। फ्री लाइव टेस्ट में और क्या फीचर आपको मिलेंगे? यहाँ पे मिलेगा आपको सॉल्यूशन को व्यू करने का मौका, और साथ ही साथ आप इसमें एनरोल होंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलते जाएंगे जो भी इसमें नए अपडेट्स आएंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं यहाँ पे एमपीपीएससी की T20 सीरीज चलाई जाती है, यानी 20 मिनट में 20 क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं। इनको आपको अटेंड करना होता है और इसके आंसर इसके बाद बताए जाते हैं। और इस प्रकार यहाँ पे और जो एग्जामिनेशन है जैसे एमपीपीएससी, एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपी एसआई और एमपी जेल प्रहरी, इससे संबंधित भी यहाँ पे टेस्ट सीरीज चलाई जाती है। फ्री क्लास और प्लस क्लास में क्या फर्क है? यहाँ पे सिलेबस, प्रैक्टिस टेस्ट, पीडीएफ नोट्स और डाउट सॉल्यूशन यहाँ पे लिमिटेड हो जाते हैं, और यहाँ पे यदि आप इसका प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको अनलिमिटेड मिलेगी। और अभी करंट अफेयर्स मैगजीन यहाँ पे लाई जा रही है अनअकैडमी के द्वारा, इसका नाम है वर्चस्व, और ये आपको मिलेगी प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये मिल रहा है प्रैक्टिस क्वेश्चन सेक्शन, ये अभी जो नया फीचर है इसके अंतर्गत वो मिल रहा है। और ये आपके पसंदीदा बैच आप चुन सकते हैं, जिस भी बैच में आपको एनरोल होना है। ये आपके बहुत सारे बैच यहाँ पे दिए गए हैं जिससे आपको एनरोल होना आप हो सकते हैं, ठीक है। और यदि आपको इन प्लस सब्सक्रिप्शन में डिस्काउंट चाहिए तो आपको प्रोमो कोड यूज़ करना होगा सरकार10 प्रोमो कोड यूज़ कीजिए, और अपना जो डिस्काउंट है वो यहाँ पे लीजिए, और अपना सब्सक्रिप्शन या एनरोलमेंट है वो यहाँ पे सुनिश्चित कीजिए। हम बात करेंगे कार्बनिक रसायन है वो किसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं। तो पदार्थ की अवस्थाएं में हमने देखा था भौतिक अवस्था और रासायनिक अवस्था, ठीक है। तो भौतिक अवस्था ये ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस, आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में हमने पढ़ा था, और इसके बाद हमने पढ़ा था रासायनिक अवस्था, ठीक है। तो यहाँ पे रासायनिक अवस्था में यहाँ पे देखिए यौगिक
यौगिक के अंतर्गत हमने यहाँ पे कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक के बारे में डिस्कस किया था। तो ये कार्बनिक यौगिक है, ठीक है। तो यहाँ पे ये है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कार्बनिक रसायन के अंतर्गत हम इसको पढ़ेंगे। किसके अंतर्गत? कार्बनिक रसायन के अंतर्गत। और मैं आपको बता दूं कि ये पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम कहाँ से ये पढ़ रहे हैं, तो ये रासायनिक अवस्था के अंतर्गत यौगिक में यहाँ पे कार्बनिक यौगिक, इसके अंतर्गत हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको माइंड में क्लियर होना चाहिए कि आप जो भी पढ़ रहे हैं वो पाठ्यक्रम के अंदर है और पाठ्यक्रम से बाहर नहीं है, ठीक है। इस प्रकार आपको माइंड में क्लैरिटी रहेगी तो आप इसको और अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए कार्बनिक यौगिक जो हम डिस्कस करेंगे उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं। उस टाइम क्यों डिस्कस नहीं किए गए? क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा था कि इसको डिस्कस नहीं किया जाए, लेकिन यहाँ पे इसको डिस्कस करना पड़ेगा। अब डिस्कस क्यों नहीं किया जाए, ये क्यों सोच रहा था मैं? क्योंकि यहाँ पे देखिए ये पाठ्यक्रम जब हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पे देखिए पाठ्यक्रम में यहाँ पे दिए गए हैं, यहाँ पे इसके स्पेशली इसके बारे में यहाँ पे देखेंगे तो इसके बारे में कोई यहाँ पे जिक्र नहीं है, ठीक है। लेकिन जब मैंने अपने टीचर से और सीनियर से यहाँ पे डिस्कस किया तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि ये 10th, ठीक है, 10th की एनसीईआरटी का लेवल है जो अभी हम डिस्कस करने वाले कार्बनिक रसायन, तो उसका लेवल है। तो आपको ये जरूरी है कि वहाँ तक आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत 10वीं तक की जो एनसीईआरटीज रहती है वो यहाँ पे कवर होती है। तो वहाँ पे 10वीं कक्षा तक की एनसीईआरटी में जो भी पाठ्यक्रम वहाँ पे दिए हैं, तो आप पदार्थ के बारे में तो आपको वो सारी चीज़ें कवर करना चाहिए। ये मुझे डिस्कस के बाद यहाँ पे मैं इस निष्कर्ष में पहुँच पाया हूँ कि ये सारी चीज़ें हमको कवर करना चाहिए, ठीक है। इसलिए ये लेक्चर में लेकर आ रहा हूँ और ये ज़रूरी भी है क्योंकि इसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हमारे डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जो कि सामान्य विज्ञान के अंतर्गत आती है। और एक सामान्य विज्ञान का छात्र होने के नाते ये सारी चीज़ें हमें पढ़ना भी जरूरी है, ठीक है। एग्जाम में आना या ना आना ये फिर सेकेंडरी मैटर हो जाएगा, ठीक है। हालांकि ये एग्जाम के अंतर्गत आएगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये एग्जाम के साथ साथ हमें डेली लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको जब आप पढ़ेंगे तो आप अपने आप को एक अलग लेवल में पाएंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें जब डेली लाइफ में होगी, जैसे मैं बात करूँ आपको साबुन के बारे में, ठीक है, अपमार्जक के बारे में, यहाँ पे मोम के बारे में, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इससे आपका जो ज्ञान होगा वो बढ़ेगा तो इससे आपको ही मजा आएगा और आप अवेयर हो पाएंगे अपने लेवल पे और ज़्यादा यहाँ पे आपकी जागरूकता यहाँ पे बढ़ेगी। इस प्रकार साइंस के विद्यार्थी होने के नाते और यहाँ पे एक समझदार अभ्यर्थी होने के नाते पदार्थ के अंतर्गत जो कार्बनिक रसायन वाला जो टॉपिक है, जो 10th की एनसीईआरटी के अंतर्गत है, वो हमें पढ़ना चाहिए, ठीक है। इसलिए ये टॉपिक कवर कराया जा रहा है। टॉपिक है हाइड्रोकार्बन्स। इसको इंग्लिश में और हिंदी में दोनों ही हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। यानी इसके बारे में ऐसे यौगिक जिनका निर्माण केवल हाइड्रोजन तथा कार्बन परमाणु के संयोग से होता है, हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं, ठीक है। जैसे CH4, ठीक है, ये है मीथेन, ठीक है। तो मीथेन का यहाँ पे निर्माण किससे हुआ? कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु के मिलने से, तो ये हो जाएगा हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल। इसी प्रकार जो एल्केन होते हैं, सभी एल्केन समूह के जो भी यौगिक यहाँ पर रहेंगे या जो अणु रहेंगे, ठीक है, एल्कीन के जो रहेंगे, एल्काइन के जो रहेंगे, ठीक है। ये अभी एल्केन आपको समझ में नहीं आएगा अभी, क्योंकि हम जब आगे स्लाइड पढ़ेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। लेकिन एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ कि एल्केन एल्काइन के जो यहाँ पे जो अणु रहेंगे या फिर जो भी यौगिक रहेंगे उसमें, वो सभी हाइड्रोकार्बन्स कहलाएंगे, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स अणु जो रहते हैं प्राकृतिक रूप से कच्चे तेल, क्रूड ऑयल, प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल गैस, कोयले, इंग्लिश में बोलेंगे कोल आदि प्रमुख ऊर्जा स्रोत में पाए जाते हैं, ठीक है। ये जो हाइड्रोकार्बन रहते हैं कहाँ पाए जाते हैं? जो प्रमुख ऊर्जा स्रोत है, कोयले, प्राकृतिक गैस और कच्चे तेल, इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको बता दूं हाइड्रोकार्बन्स का अन्य एग्जाम्पल और देता हूँ यहाँ पे CnH2n+2, ठीक है। इस प्रकार से इनके जो एल्केन होते हैं, ठीक है, एल्केन जो हाइड्रोकार्बन के प्रकार जो है हम पढ़ेंगे, तो एल्केन एल्काइन में ये एल्केन का ये फॉर्मूला होगा। यहाँ पे एन का मान यहाँ पे 1 से शुरू होता है, C1H2n यानी 2 एकम 2, 2 धन 2 हो जाएगा 4, CH4, ये मीथेन का एग्जाम्पल मैंने दिया था। इसी प्रकार अन्य एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ पे एन का मान 1 था, एन का मान यहाँ पे एन का मान 1 से लेके 1 2 3 4 इस प्रकार हम रख सकते हैं। और यहाँ पे ये ध्यान रखिए कि यहाँ पे सिर्फ एल्केन के लिए ये है एन का मान 1, जबकि एल्कीन और एल्काइन जब हम लेंगे एल्काइन, ठीक है,
यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन लेंगे तो वहाँ पे n का मान 2 से शुरू होगा। ये आप अच्छे से याद रखिए, क्योंकि यहाँ पे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि n का मान हम हमेशा ही जब लेते हैं तो n 1 2 3 4 इस प्रकार से लेते हैं, मतलब नॉर्मल जो भी इक्वेशन हम इसके अलावा भी लेते हैं तो इस प्रकार लेते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान आपको ये रखना है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो रहेंगे उसमें हमको लेना है n का मान 2। तो यहाँ पे देखिए पहले तो एक का मान हम रखेंगे, एक से शुरू करने वाले, तो ये मीथेन हो गया। फिर यहाँ पे 2 का मान रखेंगे तो C2H, यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले लिखेंगे तो 2 गुणा 2 हो जाएगा धन 2, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है C2H, 2 दूनी 4 2 6, C2H6, ये हो जाएगा हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल। इसी प्रकार बहुत सारे एग्जांपल हाइड्रोकार्बन के, जैसे जैसे ये स्लाइड आगे बढ़ेगी आप ये सारे जानते जाएंगे, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स को पर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं ऊष्मा उत्पन्न होते हैं। क्या उत्पन्न होंगे? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, जल H2O, और यहाँ पे ऊष्मा उत्पन्न होगी। कब होगी? जब हाइड्रोकार्बन्स को हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे। इसलिए हाइड्रोकार्बन को एक अच्छा ईंधन यानी फ्यूल माना जाता है, ठीक है। अच्छा फ्यूल इसको माना जाता है हाइड्रोकार्बन को। हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण हम देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। जैसा कि हम जानते हैं कार्बन परमाणु की संयोजी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कार्बन का परमाणु क्रमांक है 6, ठीक है। इस प्रकार इसका इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन यानी इलेक्ट्रॉन विन्यास होगा 1s2 2s2 2p4 4 नहीं 2p2 होगा, ठीक है। 2 2 4 2 6, ठीक है। 1s2 2s2 2p2, ठीक है। 2 4 6, यहाँ पे ये कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है। तो इस प्रकार इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम पढ़ चुके हैं, यदि आपको नहीं बनता है तो पिछले टॉपिक्स आप जाकर देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले, तो वहाँ पे हमने ये अच्छे से कवर किया हुआ है, तो यहाँ पे बताने की आवश्यकता नहीं है। तो आई होप आप ये सब पढ़ के यहाँ तक आए हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने यहाँ पे लिख दिया कार्बन का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या बताया गया, कार्बन परमाणु की संयोजी कक्षा में, संयोजी कक्षा मतलब जो संयोजी कक्षा कौन सी होती है, जो वो कक्षा होती है जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, जिसके इलेक्ट्रॉन किसमें भाग लेंगे, आबंध बनाने या बंध बनाने जो भाग लेंगे दूसरे परमाणु से या दूसरे अणुओं से जो बंध बनाने में भाग लेंगे उनको बोलेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में रहते हैं उसको बोलते हैं संयोजी कक्षा, ठीक है। तो संयोजी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। यहाँ पे देखिए संयोजी कक्षा यानी जो अंतिम वाली जो कक्षा है इसमें 4 इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, 2 और 2 4, ठीक है। यानी संयोजी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे आगे, जो सहसंयोजी आबंधों यानी कोवैलेंट बॉन्ड्स के द्वारा 4 हाइड्रोजन अथवा कार्बन परमाणु के साथ संयोजी होकर विभिन्न हाइड्रोकार्बन का निर्माण करते हैं। तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो किसके साथ यहाँ पे बंध बनाएंगे, या तो हाइड्रोजन के साथ बनाएंगे, ठीक है। जो कार्बन में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन के साथ बंध बनाएंगे, या फिर कार्बन परमाणु के साथ संयोजित होकर विभिन्न हाइड्रोकार्बन का निर्माण ये करेंगे, ठीक है। इस प्रकार कार्बन एक चतुर्संयोजी तत्व है, यानी इसको इंग्लिश में बोलेंगे टेट्रावैलेंट तत्व, टेट्रावैलेंट इसको बोलेंगे, ठीक है। चतुर्संयोजी तत्व इसको बोलेंगे, टेट्रावैलेंट एलिमेंट या फिर चतुर्संयोजी तत्व इससे कहा जाएगा, किसे? कार्बन को, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन श्रृंखला यानी कार्बन चेन बनाने के क्रम में कार्बन परमाणु परस्पर 3 प्रकार से संयोजित हो सकते हैं, एकल बंध, द्विआबंध अथवा त्रिआबंध, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स में जब कार्बन श्रृंखला बनेगी यानी कार्बन चेन बनेगी, इसमें बनाने के क्रम में कार्बन परमाणु परस्पर 3 प्रकार से संयोजित हो सकते हैं, एकल, द्वि और त्रिआबंध द्वारा। और कार्बन आबंधों की इसी प्रकृति के आधार पर कार्बन और कार्बन में जो आबंध होगा, ठीक है, एक आबंध, द्विआबंध, त्रिआबंध, ठीक है, 3 प्रकार के बंध यहाँ पे बनेंगे। तो इसकी इस प्रकृति के आधार पर हाइड्रोकार्बन यौगिकों को अग्रलिखित वर्गों में विभाजित किया गया है, ठीक है। ये बंधों के कारण, ठीक है, बंध के कारण यहाँ पे इनको विभाजित किया गया है। तो हाइड्रोकार्बन के इस प्रकार का वर्गीकरण हम देखेंगे यहाँ पे, एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है, और दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। और ये है अगला एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पे देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन में यहाँ पे ये होता है कि इसमें किसी जो श्रृंखला रहेगी इसमें किसी एक स्थान पे यानी 2 कार्बन के स्थान पे, यानी एक और 2 कार्बन इनके स्थान पे ये आपस में एक दूसरे से कम से कम एक बंध से जुड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये इसका पता लगा था मैं, 2 बंध वाला, ये असंतृप्त वाले का उदाहरण। यहाँ पे एक बंध से जुड़ेंगे, ठीक है। संतृप्त में क्या रहेंगे? एक बंध से जुड़ेंगे, कार्बन जो तत्व रहेंगे आपस में एक बंध से जुड़ेंगे, एकल बंध से जुड़ेंगे। और असंतृप्त में एकल बंध के अलावा द्विबंध से जुड़ेंगे, एकल बंध से नहीं जुड़ेंगे, उसके अलावा किससे जुड़ेंगे? द्विबंध से जुड़ेंगे या फिर त्रिबंध से, यानी कम से कम एक बंध वहां पे द्विबंध होगा और कम से कम एक त्रिबंध होगा। जो द्विबंध होगा वो एल्कीन कहलाएगा,
ठीक है। एल्कीन के तत्व कहलाएंगे वो, ये एल्कीन तत्व बोला, सॉरी, एल्कीन के यौगिक कहलाएंगे। और यहाँ पे है एल्काइन, ये यहाँ पर त्रिबंध होगा वो एल्काइन समूह के होंगे। ठीक है, इस प्रकार ये एकल बंध में है तो एल्केन होगा यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आएगा, और द्विबंध और त्रिबंध है तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत वो आएगा। और यहाँ पे ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत जो उपवर्ग है इसका एल्केन है, और ये दूसरा है साइक्लो एल्केन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत एल्कीन है, और ये है एल्काइन। ठीक है, तो ये इस प्रकार ये इसका वर्गीकरण है। और ये एरोमेटिक में ये चक्रीय संरचना यहाँ पे होती है, देखेंगे एक एक करके सभी को। हम बात करते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन की यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? ऐसे हाइड्रोकार्बन यौगिक जिनमें सभी कार्बन कार्बन तथा कार्बन हाइड्रोजन परमाणु एकल बंध से जुड़े होते हैं। कार्बन और कार्बन के मध्य एकल बंध हो, या फिर कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य कौन सा बंध हो? एकल बंध हो, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के हो सकते हैं, पहला एल्केन और दूसरा है साइक्लो एल्केन। पहला है एल्केन, दूसरा है साइक्लो एल्केन। एल्केन हम देखेंगे, एल्केन वे संतृप्त हाइड्रोकार्बन हैं जिनके कार्बन परमाणु परस्पर संयोजित होकर खुली श्रृंखला यानी ओपन चेन का निर्माण करते हैं। ये जब आपस में संयोजित होंगे तो ये खुली श्रृंखला का निर्माण करेंगे यानी ओपन चेन का यहाँ पर निर्माण करेंगे। एल्केन हाइड्रोकार्बन को सामान्यतः सूत्र CnH2n+2 CnH2n+2 इस सूत्र से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, जितने भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी इसके अंतर्गत एल्केन के अंतर्गत आएंगे इसमें इस प्रकार से सूत्र रहेगा, और इसी प्रकार से इनके जो अन्य सूत्र रहेंगे यहाँ पे एन के मान बदलने पर यहाँ पे आएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताया गया कि खुली श्रृंखला में का निर्माण करेंगे, तो ये किस प्रकार करेंगे? यहाँ पे देखिए एन का मान यहाँ पे एल्केन के लिए हम 1 से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 से शुरू करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखिए, जब एल्कीन के लिए शुरू करेंगे, एल्कीन और एल्काइन के लिए, तो यहाँ पे एन का मान 2 से शुरू होगा। ठीक है, जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के लिए एन का मान यहाँ पे 2 से शुरू होगा। ठीक है, ये बात आप याद रखिए। यहाँ पे है एन का मान 1 रखेंगे तो यहाँ पे होगा C1H, यहाँ पे एक रखेंगे 2 1 धन 2। ठीक है, ये इस प्रकार ये हो गया। यहाँ पे हो गया CH 2 एकम 2 2 धन 2 कितने हो गया? 4, तो ये होगा CH4। ठीक है, तो CH4 ये इसका सूत्र बन गया। अब इसको किस प्रकार से यहाँ पे ये कनेक्ट होंगे आपस में, जो कार्बन और हाइड्रोजन है ये एक एकल बंध द्वारा जुड़े रहेंगे एक दूसरे से, एकल बंध। ठीक है, हाइड्रोजन और कार्बन किस जुड़े रहेंगे? एकल बंध से। अब यहाँ पे हम यदि H का मान 2 रख दे, मतलब H का मान कह रहा, सॉरी, N का मान H की जगह पे 2 रख ले, इस वाली जगह पे हम क्या रखेंगे? 2 रखेंगे, तो यहाँ पे देखिए कितना आएगा? यहाँ पे C2H का मान कितना आएगा? 2 दूनी 4 2 6 C2H6 ये हो जाएगा C2H6। तो यहाँ पे 1 2 कार्बन होंगे, यहाँ पे H6 यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये 6 कार्बन हो गए, 6 हाइड्रोजन हो गए और 2 कार्बन हो गए, आपस में एकल बंध द्वारा जुड़े हैं। इस प्रकार से इनकी संरचना होती है, यानी ओपन श्रृंखला जो होती है वो मैंने आपको बताया कि ओपन चेन किस प्रकार से बनती है। ये ओपन है चेन। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH3 इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको। ठीक है, लिखा जा सकते हैं। यहाँ पे देखिए CH3 ऐसा हम कर सकते हैं, ऐसा चाहे तो, पर हम इसको जो दर्शाएंगे इस प्रकार से दर्शाएंगे। C का जो वर्गीकरण होगा इस प्रकार से होगा 1 2 1 2 3 4 5 6। ठीक है, C2H6 एल्केन के अंतर्गत। ठीक है, जो खुली श्रृंखला जो मैंने एग्जांपल दिया उसका। मीथेन CH4 यानी जो पहला वाला है एक कार्बन वाला CH4 C1H4 इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको। इस समूह का प्राथमिक सदस्य है। मीथेन में उपस्थित हाइड्रोकार्बन जो हाइड्रोजन परमाणु जो है H को मेथिल समूह CH3 द्वारा प्रतिस्थापित करके अनेक अन्य एल्केन हाइड्रोकार्बन का निर्माण किया जा सकता है या किया जाता भी है, जैसे एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन का ये सूत्र हो गया, पेंटेन और ये हो गया C5H12 हो जाएगा, हेक्सेन C6H14 हो जाएगा। इस प्रकार से इसका एग्जांपल है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे इसकी नंबरिंग होती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये एथेन, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स इस प्रकार से, और ये एन जो पूर्व लग्न और अनुलग्न वाला जो टॉपिक डिस्कस किए थे वहां से तो आपको समझ में आ ही गया होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ जो संख्या मैंने आपको बताने के लिए बोला था वो इस प्रकार है। ठीक है, यहाँ पे कार्बन की संख्या के अनुसार यहाँ पे इनकी नंबरिंग होती है हाइड्रोकार्बन में। ठीक है, कैसे होगी? यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यानी यहाँ पे है कार्बन परमाणु संख्या 1 रहेगी
सॉरी, कार्बन परमाणु संख्या यहाँ पे 1 रहेगी तो ये कहलाएगा मैथ, ठीक है, मैथ। यहाँ संख्या रहेगी 2 तो कहलाएगा एथ, 3 रहेगी तो कहलाएगा प्रॉप, 4 रहेगी तो कहलाएगा ब्यूट, ठीक है, 5 रहेगी तो कहलाएगा पेंट। कार्बन जो परमाणु उसकी संख्या के आधार पर यहाँ पे संख्या है, जो नंबरिंग होती है इस प्रकार होती है। आगे देखते हैं अब हम 6 यहाँ पे हैग्स, ठीक है, 7 है हैप्ट, 8 है ऑक्ट, 9 कार्बन रहेंगे तो इसमें नॉन, 10 कार्बन रहेंगे डैक रहेगा, ठीक है। ये दिसंबर वाला ये तो वो वाला नहीं है, ये अलग है, डैक है, ये नंबरिंग है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये इसके आधार पे, नंबरिंग के आधार पे आप पहचान सकते हैं कि उसमें कितने कार्बन उपस्थित है। यहाँ पे हम बात करते हैं जैसे मैथेन की, ठीक है, मैथेन की, मैथेन यहाँ पे मैथ लिखा है तो यहाँ पे मैथ में आप समझ जाइए यहाँ पे 1 कार्बन है, ठीक है। यहाँ पे एथ लिखा है, एथेन है तो एथ में कितने कार्बन होंगे, यहाँ पे 2 होंगे, तो इसमें कार्बन की संख्या हो जाएगी 2, ठीक है। प्रोपेन लिखा है यहाँ पे तो प्रोपेन में कार्बन की संख्या कितनी होगी, यहाँ पे 3। इस प्रकार ये संख्याओं से समझा जा सकता है कि इसमें कितने कार्बन यहाँ पर रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो एल्केन है, एल्केन का वर्गीकरण मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे जो एथेन, प्रोपेन, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे देखिए मैथेन, ठीक है, मैथेन जो एल्केन समूह का पहला मतलब पहला सदस्य है यहाँ पे समूह का, मैथेन है। दूसरा है एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन। इस प्रकार से ये एल्केन समूह के ये सदस्य है, ठीक है। ये जो यौगिक यहाँ पे दिए गए हैं वो, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे इसके, यहाँ पे मैथेन से एथेन किस प्रकार यहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ पे मैथेन CH4 है, एथेन यहाँ पे C2H6 है। यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणु का CH3 द्वारा विस्थापन होगा तो यहाँ पे बन जाएगा एथेन, ठीक है, एथेन। यहाँ पे देखिए ये था, यहाँ पे इतना याद रखिए, ठीक है। ये इसको हटा रहे हैं यहाँ पे तो इसको जोड़ दिए, CH3 यहाँ पे जोड़े तो ये बन गया एथेन, ठीक है। हाइड्रोजन को हटाए, यहाँ पे CH3 जोड़े तो यहाँ ये बन जाएगा एथेन। इस प्रकार से ये बनता है। आगे देखेंगे हम साइक्लो एल्केन के बारे में। साइक्लो एल्केन, यहाँ पे साइक्लो एल्केन वे संतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिनमें उपस्थित कार्बन परमाणु परस्पर जुड़कर एक बंद श्रृंखला यानी क्लोज्ड चेन अथवा कार्बन वलय, कार्बन रिंग का निर्माण करते हैं। यहाँ पे साइक्लो में क्या हो रहा था, ये बंद साइक्लो में क्या हो रहा है, यहाँ पे बंद श्रृंखला का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो एल्केन, ठीक है, यहाँ पे एल्केन में क्या खुली श्रृंखला का वहाँ पे निर्माण हो रहा था। साइक्लो एल्केन हाइड्रोकार्बन्स को सामान्य सूत्र CnH2n द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, व्यक्त करते हैं हम, ठीक है। इसका सूत्र हम देखते हैं, साइक्लोप्रोपेन C3H8 हम यहाँ पे देखेंगे समूह का प्राथमिक सदस्य है साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन का यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हम रखेंगे जो साइक्लोप्रोपेन है यहाँ पे 3 से शुरू होगा, कार्बन की संख्या यहाँ पे 3 रहेगी तो 3 यहाँ शुरू करेंगे, CnH2n यहाँ पे 3 रखेंगे, C3H3 दूनी 6 तो यहाँ पे शुरू होगा, यहाँ 8 नहीं, यहाँ 6 है, ठीक है, साइक्लोप्रोपेन, ठीक है, यहाँ पे 6 रहेगा। यहाँ पे साइक्लोब्यूटेन यहाँ पे देखिए यहाँ पे 4 रखेंगे, कार्बन की संख्या यहाँ पे 4 रखेंगे, यानी एन यहाँ पे 4 रख देंगे। यहाँ पे कितना आएगा C4 ठीक है, तो C4H8 हो जाएगा, C4H8 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये इसका एग्जाम्पल है। साइक्लोपेंटेन यहाँ पे हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेप्टेन, साइक्लोऑक्टेन, साइक्लोनोनेन, साइक्लोडाइकेन। ये इस प्रकार से इसके एग्जाम्पल है किसके, साइक्लोएल्केन के, ठीक है। ये इस प्रकार से इसका एग्जाम्पल है, इस समूह के सदस्य, साइक्लोएल्केन समूह के सदस्य हो जाएंगे, ठीक है। अगला देखेंगे हम, और हाँ एक चीज और यहाँ पे ये श्रृंखला के बारे में बता रहा था। श्रृंखला यहाँ पे बंद श्रृंखलाएं होगी, ठीक है, ये बंद है, ये बंद श्रृंखला है, इस प्रकार से रहेगी। यहाँ पे ये खुली श्रृंखलाएं थी, यहाँ पे ये बंद श्रृंखला है, ठीक है। ये कार्बन कार्बन आपस में पैक है, इस प्रकार से ये बंद श्रृंखला यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है। अब हम आगे चल सकते हैं। अगला है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब हम कहाँ पहुंच चुके हैं, यहाँ पे चार्ट में चलिए, इस वाले चार्ट में देखिए, यहाँ पे देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में हम ये दोनों पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी एल्कीन और एल्काइन के बारे में, ठीक है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसको इंग्लिश में बोलेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ऐसे हाइड्रोकार्बन यौगिक जिनके कार्बन परमाणु के मध्य द्विआबंध यानी डबल बॉन्ड अथवा
ट्रिपल बॉन्ड यानी त्रिआबंध भी उपस्थित होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। यानी यहाँ पे कार्बन और कार्बन के मध्य कम से कम एक डबल बॉन्ड या कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो तो वहाँ पे वो हो जाते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, और यहाँ पे कार्बन कार्बन बंधों के प्रकार के आधार पे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला है एल्कीन, दूसरा है एल्काइन। एल्कीन में होंगे कम से कम एक डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन के मध्य, और एल्काइन में होंगे कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, आगे देखेंगे हम एल्कीन के बारे में। ऐसा हाइड्रोकार्बन यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु के मध्य कम से कम एक द्विआबंध उपस्थित हो एल्कीन 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 कहलाते हैं। ठीक है, इस समूह को सामान्य सूत्र CnH2n से प्रदर्शित किया जाता है। एथिलीन यानी C2H4 एल्कीन समूह का प्राथमिक यौगिक है। यहाँ पे फिर से मैं आपको बता दूं, N की संख्या यहाँ पे 2 से शुरू होगी। ठीक है, वहां पे एल्केन में N का मान 1 से शुरू होता है, यहाँ पे संख्या 2 से शुरू होगी। ठीक है, C2H4 एल्कीन समूह का प्राथमिक यौगिक है। इसका उपयोग कृत्रिम रेशों, कागज, पॉलीथीन, प्लास्टिक, पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी PVC निर्माण में किया जाता है। प्राकृतिक रूप से फलों के पकने में एथिलीन की प्रमुख भूमिका होती है। एथिलीन का उपयोग करते हैं, ठीक है, फलों को पकाने के लिए। एथिलीन का जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से रहेगा, C2H4 यहाँ पर रहेगा। ठीक है, दो से यहाँ पर शुरू होता है, तो जैसा कि हमने बताया आपको CnH2n यहाँ पर रहेगा इसका सूत्र। ठीक है, एल्कीन समूह जो भी रहेंगे उसका सामान्य सूत्र ये रहेगा। यहाँ पे 2 रहेंगे, C2H4 आएगा। ठीक है, C3H6 आएगा, C4H4 8। ठीक है, इस प्रकार से इसके ये सदस्य रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे एथिलीन ये पहले वाले का हम देखेंगे, तो इसका संरचना किस प्रकार से बनेगी। इसकी संरचना बनेगी कम से कम एक द्विबंध रहेगा कार्बन कार्बन के मध्य, और यहाँ पे ये 1 2 3 4 ये C2H4 हो गया। इस प्रकार ये हाइड्रोजन इस प्रकार से कनेक्ट है, और ये कार्बन कार्बन के मध्य कम से कम एक द्विआबंध है। ठीक है, तो इस प्रकार से और एग्जाम्पल इसको देखते हैं। एथीन यहाँ पे C2H4, इसको एथिलीन या फिर एथीन भी बोला जा सकता है। ठीक है, या फिर एथीन बोला जा सकता है। इसमें इस प्रकार संरचना होगी। प्रोपीन में यहाँ पे इस प्रकार संरचना होगी कैसे, C3H6। ब्यूटीन में यहाँ पे है C4H8। पेंटीन में रहेगा यहाँ पे C5H10। ये आसानी से निकाला जा सकता है CnH2n से। ठीक है, CnH2n इसका फॉर्मूला है। यहाँ पे आप रख के n का मान 2 से शुरू कीजिए, ये सारी चीजें आपको निकल आएगी। ठीक है, ये सूत्र आपको इस प्रकार से याद नहीं भी है तो आप इसका निकाल सकते हैं। ठीक है, यदि दिया है तो आप इसको पता कर सकते हैं कि इसका नाम क्या है। मान लीजिए ये यहाँ पे नहीं लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यदि सूत्र याद है, यहाँ पे देखिए C8H16 है। यहाँ पे देखिए C8H16 है, तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं CnH16 कब आएगा यहाँ पे 8 में, यानी 8 है यहाँ पे, तो 8 में 2 का गुणा करेंगे तो आएगा 16। तो इस प्रकार ये सूत्र हम निकाल लिए। ठीक है, सूत्र निकाल लिए तो किसका हो जाएगा, ये एग्जांपल यहाँ पे हो जाएगा ईन वाले यानी एल्कीन का। ठीक है, इस प्रकार से आपस में कनेक्शन करके भी हम इसको निकाल सकते हैं। मैं ये छुपा हुआ भाग निकाल देता हूँ, ये होगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये इनकी संरचना होगी। यहाँ पे देखिए सभी संरचनाओं में एक चीज कॉमन दिख रही है, यहाँ पे कम से कम एक द्विबंध यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, एक द्विबंध कार्बन कार्बन के मध्य एक द्विबंध दिख रहा है, तो ये होगा एल्कीन समूह। ठीक है, ये एल्कीन समूह के सदस्यों का जो संरचना सूत्र इस प्रकार होता है, कम से कम एक डबल बॉन्ड वहाँ पे उपस्थित होता है। अगला है एल्काइन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत ये है एल्काइन। ऐसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु के मध्य कम से कम एक त्रिआबंध उपस्थित रहता है। अभी एल्कीन में क्या रह रहा था, कम से कम 2 आबंध रह रहा था। ठीक है, कार्बन और कार्बन परमाणु के मध्य कम से कम 2 आबंध उपस्थित रहता है, कम से कम एक द्विआबंध उपस्थित रहता था। लेकिन यहाँ पे एल्काइन में क्या होगा, कम से कम एक त्रिआबंध उपस्थित रहे कार्बन और कार्बन के मध्य। ठीक है, ये कहलाएंगे एल्काइन। ठीक है, एल्काइन कहलाएंगे। और एल्काइन समूह को सामान्य सूत्र Cn, मैं फिर से लिख देता हूँ इधर साइड मिटा के इसको, CnH2n-2 इससे प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये रख दीजिए, तो ये रखने के बाद ये सारे ये जो एग्जाम्पल है इसके निकल आएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बात और याद रखिए, एल्कीन और एल्काइन में n का मान 2 से शुरू होता है, तो यहाँ पे 2 से शुरू कीजिए। ठीक है, n का मान यहाँ पे 2 रखिए, तो हो जाएगा C2H 2 दूनी 4, 4 में से 2 के कितने बचेंगे, 2, C2H2 हो जाएगा। ठीक है, तो C2H2 हो जाएगा क्या, एसिटिलीन यानी एसिटिलाइन लाइन हो जाएगा। ठीक है, या हो जाएगा यहाँ पे एथाइन एथाइन एथाइन। ठीक है, ये एथाइन हो गया।
एथाइन, एसिटिलीन या एथाइन इसको बोलेंगे। जो पहला सदस्य रहेगा उसको बोलेंगे एसिटिलीन या अथवा एथाइन, आइन यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एल्काइन में आइन लगता है, अनुलग्न, ठीक है। आइन मैं आपको याद दिला दूं यदि आपको नहीं पता है, तो आइन यहाँ पे लगेगा। और एल्केन में लगेगा एन। फिर से आपको थोड़ा सा रिवाइज में करा देता हूँ यहाँ पे, यदि आप भूल गए हो तो। यहाँ पे एल्केन में लगेगा एन, ठीक है। एल्कीन में लगेगा ईन, ठीक है। और एल्काइन में लगेगा आइन, ठीक है, इस प्रकार लगेगा। तो ये इस प्रकार से इनमें जो आखिरी में जो शब्द लगेंगे यानी अनुलग्न जो रहेंगे इस प्रकार से लगते हैं। एन यहाँ पे देखिए एल्केन में हमने देखा था मेथेन देखा था, ठीक है, तो एन लगा था उसमें। अब यहाँ पे देखिए एल्काइन में देखेंगे, एल्काइन में आइन लग रहा है, ठीक है, आइन लग रहा है। यहाँ पे देखिए प्रोपाइन, आइन यहाँ पे लगा लास्ट में। 1 ब्यूटाइन ये आइन लग रहा है, 2 ब्यूटाइन यहाँ पे इस प्रकार से आइन लग रहा है। तो इस प्रकार ये इसका एग्जाम्पल है। और ये इसका नोमेनक्लेचर इस प्रकार से रहेगा कि अनुलग्न में जो रहेगा वो आइन लगा के दर्शाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज और देखिए, यहाँ पे कम से कम कम से कम एक त्रिबंध यहाँ पे उपस्थित है। किसके मध्य? कार्बन और कार्बन के मध्य कम से कम एक त्रिबंध यहाँ पे उपस्थित हो तो ये एल्काइन समूह कहलाएगा, ठीक है। इसका उपयोग उच्च ताप पर पदार्थों को काटने एवं उन्हें जोड़ने यानी वेल्डिंग्स में, बेंजीन एवं कपूर के निर्माण में तथा कृत्रिम रूप से फलों को पकाने में किया जाता है, एसिटिलीन का, ठीक है। कृत्रिम रूप से फलों को पकाने में किया जाएगा इसका उपयोग। और यहाँ पे किसका उपयोग कर रहे थे हम? एथिलीन का। एथिलीन यानी C2H4, C2H4 का प्राकृतिक रूप से पकाने में करते हैं, C2H4 का, एथिलीन का। और एसिटिलीन का यहाँ पे हम क्या करेंगे? एसिटिलीन का उपयोग हम कृत्रिम रूप से पकाने में करेंगे, किसको? फलों को, ठीक है। तो ये एल्काइन का ये एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे कम से कम एक त्रिबंध यहाँ पे उपस्थित है, ठीक है। आगे देखते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब देखिए हम कहाँ पहुंच चुके हैं, हम यहाँ पे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन यानी जो आखिरी वाला जो है यहाँ हम पहुंच चुके हैं। आखिरी वाला जो वर्गीकरण है वो हम यहाँ पहुंच चुके हैं, यानी इसके बाद जो हाइड्रोकार्बन है वो टॉपिक यहाँ खत्म होने वाला है, यानी इसको वर्गीकरण का टॉपिक खत्म होने वाला है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? ऐसे हाइड्रोकार्बन यौगिक जिनमें एक विशिष्ट सुगंध यानी एरोमा पाई जाती है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इन यौगिकों को एरीन भी कहा जाता है, एरीन भी कहेंगे, ठीक है। इनको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या कह सकते हैं? एरीन। इस समूह के अधिकतर यौगिकों में बेंजीन वलय यानी बेंजीन रिंग उपस्थित होती है, इसलिए उन्हें बेंजेनॉइड यानी बेंजेनॉइड इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, दोनों में से बेंजेनॉइड कहा जाता है। जिन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में बेंजीन वलय नहीं पाए जाते, जिन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में बेंजीन वलय नहीं पाए जाते उन्हें गैर बेंजेनॉइड यानी नॉन बेंजेनॉइड कहा जाता है। बेंजीन, टॉलुइन, नेफ्थलीन आदि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के प्रमुख यहाँ पे एग्जांपल है। यहाँ पे इस प्रकार की संरचना है। यहाँ पे बेंजीन रिंग जो है C6H6 यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेंजीन रिंग बनी हुई है। यहाँ पे टॉलुइन का एग्जांपल हम ले सकते हैं, बेंजीन में CH3 लगा हुआ है। नेफ्थलीन का एग्जांपल हम ले सकते हैं, C10H8 यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इसका सूत्र नहीं दिख रहा है, आप नेफ्थलीन का आप सर्च कर लीजिए यदि आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा हो तो, ठीक है। तो यहाँ पे नेफ्थलीन का जो फॉर्मूला है आप सर्च कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ये नेफ्थलीन का फॉर्मूला क्या होता है। तो आई होप जो हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण है आपको समझ में आ गया होगा। तो ये टॉपिक यहाँ खत्म होता है। यदि आप एमपीपीएससी और व्याकरण संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है फ्री लाइव क्लास और फ्री लाइव टेस्ट। इसमें आपको इंस्टॉल करना होगा अनअकैडमी का ऐप और आप लॉगिन होंगे अपने फ़ोन नंबर से या फिर ईमेल आईडी से। इसके बाद आपको गोल चूज करना होगा एमपीपीएससी और व्यापम और फिर आपको स्पेशल क्लासेस यहाँ पे मिलने लगेगी और यहाँ पे एनरोल टू फ्री लाइव क्लास एंड गेट नोटिफिकेशन टू अटेंड दैम। इस प्रकार आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन भी इसके मिलने लगेंगे जो फ्री लाइव क्लास है उसके। आपको इसमें मौका क्या मिलेगा? आपको इसमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी इंटरेक्ट और लर्न करने की, किससे? टॉप एजुकेटर से जो कि एमपी के हैं। और फ्री लाइव क्लास के बारे में आपको बताऊं तो ये एक प्रकार का डेमो क्लास है। इसमें आप इंटरेक्ट और लर्न करते हैं लाइव क्लास में और आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं पोल्स को और डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स को, ठीक है। फ्री लाइव टेस्ट में आपको क्या मिलेगा? फ्री लाइव टेस्ट में ये ऑनलाइन लाइव टेस्ट होगा। इसमें आपका स्कोर हर टेस्ट के बाद बता दिया जाएगा और इसमें जो पेपर एनालिसिस होगा वो फ्री लाइव क्लास में होगा, ठीक है। इसके साथ ही आप अपने
जो है वो पोल अटेम्प्ट कर सकते हैं, लाइव चैट कर सकते हैं, हम डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस वगैरह यहाँ पे डाल सकते हैं, या फिर आपको इमेज पहुंचानी है क्वेश्चन के फॉर्मेट तो आप इमेज को अटैच करके यहाँ पहुंचा सकते हैं, और पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं जो लेक्चर है उससे संबंधित। फ्री लाइव टेस्ट में और क्या फीचर आपको मिलेंगे, यहाँ पे मिलेगा आपको सॉल्यूशन को व्यू करने का मौका, और साथ ही साथ आप इसमें एनरोल होंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलते जाएंगे जो भी इसमें नए अपडेट्स आएंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं यहाँ पे एमपीपीएससी की T20 सीरीज चलाई जाती है, यानी 20 मिनट में 20 क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं, इनको आपको अटेंड करना होता है और इसके आंसर इसके बाद बताए जाते हैं। और इस प्रकार यहाँ पे और जो एग्जामिनेशन है जैसे एमपीपीएससी, एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपी एसआई और एमपी जेल प्रहरी, इससे संबंधित भी यहाँ पे टेस्ट सीरीज चलाई जाती है। फ्री क्लास और प्लस क्लास में क्या फ़र्क है, यहाँ पे सिलेबस, प्रैक्टिस टेस्ट, पीडीएफ नोट्स और डाउट सॉल्यूशन यहाँ पे लिमिटेड हो जाते हैं, और यहाँ पे यदि आप इसका प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको अनलिमिटेड मिलेगी। और अभी करंट अफेयर्स मैगजीन यहाँ पे लाई जा रही है अनअकैडमी के द्वारा, इसका नाम है वर्चस्व, और ये आपको मिलेगी प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये मिल रहा है प्रैक्टिस क्वेश्चन सेक्शन, ये अभी जो नया फीचर है इसके अंतर्गत वो मिल रहा है। और ये आपके पसंदीदा बैच आप चुन सकते हैं, जिस भी बैच में आपको एनरोल होना है, या आपके बहुत सारे बैच यहाँ पे दिए गए हैं जिससे आपको एनरोल होना आप हो सकते हैं, ठीक है। और यदि आपको इन प्लस सब्सक्रिप्शन में डिस्काउंट चाहिए तो आपको प्रोमो कोड यूज़ करना होगा सरकार10 प्रोमो कोड यूज़ कीजिए और अपना जो डिस्काउंट है वो यहाँ पे लीजिए और अपना सब्सक्रिप्शन या एनरोलमेंट है वो यहाँ पे सुनिश्चित कीजिए।